अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नावल जाने जागीर की एपिसोड 9 आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए एपिसोड की तरफ चलते हैं। वो लोग तुर्की एयरपोर्ट से बाहर निकले ही थे कि एक आदमी ने राइट को कुछ पेपर्स और चाबी दी। आयला को समझने में बिल्कुल वक्त नहीं लगा था कि ये चाबी गाड़ी की थी। राइड ने तुर्की घूमने फिरने के लिए यहाँ पहले से एक गाड़ी बुक करवा ली थी और अब वो लोग जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकले थे उनको चाबी भी मिल गई थी। तुम बैठो, मैं ये बैग रख दूं। उसे बैठने का कहते हुए वो बैग डिग्गी में रखने लगा। वो बहुत ही खूबसूरत सी 2 सीटर गाड़ी थी जो कि सिर्फ इन दोनों के लिए थी, जिसमें वो लोग तुर्की की सैर करने वाले थे। थक गई हो? राइड ड्राइविंग सीट पे आके बैठा तो आयला को सीट की पुश्त से टेक लगाए आंखें मूंदे बैठे देख प्यार से पूछने लगा, जिस पर वो धीरे से अस्पात में सर हिला गई। वो ब्राउन बुर्के के साथ हमरंग हिजाब किए सुकून से बैठी थी। इस्लामाबाद में रात को बस कुछ ही घंटों का काम था, जिसके बाद वो लोग फौरन तुर्की के लिए निकल गए थे। फ्लाइट में बैठने के बाद आयला बहुत एक्साइटेड थी तुर्की देखने के लिए, मगर यहाँ आने के बाद जितना गाड़ी से खूबसूरत बाहर का मंजर था उतना ही उसके आसाब थके हुए थे। रात की चांदनी हर सू फैली हुई थी। खुली सड़क पे चंद एक गाड़ियां रमादमा थीं। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी सड़क को रोशन कर रही थी। वो खिड़की पे हाथ रखे उस पे अपनी थोड़ी टिकाए आगे को होके बैठी रोड के साइड में लगे दरख्तों को गुजरते देख रही थी। आयला की आंखों में सुकून देखते राइड ने उसे बिल्कुल तंग नहीं किया था। वो खामोशी से बस अपनी ड्राइविंग कर रहा था। इन रास्तों से जरूर जहां सिकंदर भी गुजरा होगा। वो वैसे ही बाहर देखते बोली तो राइड ने चौंक के अबरू कीड़े उसकी जानिब देखा। आखिर कौन था ये जहां सिकंदर, जिसके बारे में बात करते आयला के लहजे में प्यार उतर आया था? कौन है ये जहां सिकंदर? राइड पूछे बगैर ना रह सका। हया का शौहर, वो मुस्कुराती आवाज में बोली तो राइड ने गुस्से से उसकी जानिब देखा। अगर वो हया का शौहर है तो तुम क्यों उसका जिक्र इतने प्यार से कर रही हो? क्या पता नहीं है कि दूसरों के शौहरों पे नजर रखना कितना बड़ा गुनाह है? राइड ने संजीदगी से बोला तो आयला ने चेहरा मोड़ के उसकी जानिब देखा, जिसके चेहरे पर गुस्से के आसार नुमायां हो रहे थे। शराब पीना भी गुनाह बल्कि हराम है, आयला ने समझाना चाहा। आयला, बात को नहीं बदलो, मुझे बताओ ये जहां सिकंदर कौन है? वो कदरे गुस्से से पूछने लगा। आप जहां सिकंदर से जेलिस हो रहे हैं? आयमा ने गहरी सांस भरते हुए हैरत से इस्तफसार किया। तो तुम क्यों चाहती हो कि मेरी बीवी मेरे सामने ही किसी और का जिक्र करके खुश हो और मैं जेलिस भी ना हूं? राइड उसे घूर के बोला तो आयला की एकदम हंसी छूट गई। वो सीट के पुष्ट से टेक लगाए आंखों पे हाथ रखे हंसी जा रही थी। राइड ने उसे ऐसे हंसते देखा जैसे अभी उसने कोई लतीफा सुनाया हो, जिसपे आयला मैडम की हंसी ही नहीं रुक रही। वो कभी नॉवेल्स नहीं पढ़ती थी, मगर उसके कुछ दोस्तों ने चंद नॉवेल्स का इतना जिक्र किया कि उसके अंदर भी एक इश्तियाक पैदा कर दिया, जिसे ख़त्म करने के लिए उसने कुछ मशहूर नॉवल पढ़े थे और इन्हीं में से एक जन्नत के पत्ते था। जब से ही उसे तुर्की आने का शौक पैदा हुआ था और जब वो तुर्की आई थी तो तुर्की से उसे जहान याद आ गया था, जिसका उसने बस ऐसे ही सरसरी सा जिक्र कर दिया था, मगर वो ये नहीं जानती थी कि राइड तो जेलिस ही हो जाएगा। मैंने क्या कोई लतीफ़ा सुनाया है जो तुम्हारे इतने दांत निकल रहे हैं? वो चिढ़ते हुए बोला तो आयला लब दबाए हंसी रोकते नफी में सर हिला गई। देखो जाना, मैं इतनी तंग ज़हनियत का आदमी नहीं हूँ, मगर मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि किसी और का जिक्र करते वक्त मेरी बीवी के लहजे में इतनी मिठास घुल जाए। वो बिल्कुल संजीदा था, एकदम सीरियस, मगर उसकी जेलसी पे
आयला को हंसी बहुत आ रही थी। वो जेलस हो भी किससे रहा था जो इस दुनिया में है ही नहीं। आप जानते भी हैं जहान सिकंदर कौन है? कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस तुम उसका बार बार जिक्र ना करो, वरना ऐसा ना हो कि ये दिन बेचारे का आखिरी दिन हो इस दुनिया में। राइद के लहजे में गुस्से की रमक महसूस करते आयला उसे मजीद तंग करने का इरादा तर्क कर गई। जहान सिकंदर एक कहानी का किरदार है जो इस हकीकी दुनिया में पाया ही नहीं जाता। उसने सुकून से उसे देखते बताया तो राइद ने आंखें छोटी किए उसे घूरा। पहले नहीं बता सकती थी ये? अगर पहले बता देती तो हमें पता कैसे चलता कि हमारे शौहर हमारे लिए इतने पॉजिटिव हैं कि किसी और का जिक्र भी हमारे मुंह से नहीं सुन सकते। जवाब फौरन दिया था। ये तो है आयला, मैं तुम्हारे मुंह से किसी और का जिक्र भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो हकीकी किरदार हो या अफसानवी। मुझे तुम्हारे मुंह से सिवाय अपने और किसी का जिक्र नहीं सुनना। वो उसका हाथ थामते लबों से लगा गया तो वो धीरे से मुस्कुरा दी। आयला, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? उसके हाथ को तपते हुए महसूस करते राइद ने उसकी आंखों में देखा जहां सुर्खी साफ वाज़ेह हो रही थी। जी हम ठीक हैं, बस शायद हवा और मौसम बदला है ना, इसलिए थोड़ा बुखार हो गया है। उसने राइद को मुतमईन करना चाहा। थोड़ा सा बुखार? तुम तप रही हो। चलो सीट से टेक लगा के आंखें बंद कर लो, जब पहुंच जाएंगे तो मैं उठा दूंगा। राइद ने फिक्रमंदी से खुद उसका सर सीट की पुश्त से लगाया तो उसने भी बगैर कुछ कहे खामोशी से आंखें बंद कर ली। वो कब नींद की वादी में उतरी उसे पता ही ना चला, लेकिन जब खुद को हवा में लटके महसूस किया तो पट से आंखें खोली। आप ये क्या कर रहे हैं? हम खुद चल के जाएंगे। खुद को राइड की गोद में देखते वो जल्दी से आसपास देखकर बोली, मगर शुक्र था कि वहां सिवाय सन्नाटे के और कुछ नहीं था। ये लो चाबी और दरवाजा खोलो। वो उसकी बात को नजरअंदाज करते अपने हाथ में पकड़ी चाबी की जानिब इशारा करते बोला। तो आयला जल्दी से उसके हाथ से चाबी लेती दरवाजा खोलने लगी। क्या हम होटल में नहीं रुकेंगे? इस छोटे से खूबसूरत से घर में राइद के कदम रखते ही वो एक तायराना नजर पूरे घर पे दौड़ाते पूछने लगी। बाहर छोटा सा लॉन और अंदर 2 कमरे, ओपन किचन जिसके सामने दरमियाना सा लिविंग रूम था। 2 कमरों पर मुश्तमिल बना ये घर बहुत खूबसूरत था। ये मेरे एक दोस्त का घर है, वो मुल्क से बाहर गया हुआ है किसी काम के सिलसिले में, इसलिए हम यहीं रुकेंगे। वो बाएं जानिब के कमरे का दरवाजा खोलते अंदर दाखिल हुआ और आहिस्ता से आयला को बेड पर बिठाया। आयला ठीक से बैठती नकाब हटाने लगी। तुम यहीं बैठ के आराम करो जब तक मैं सामान अंदर रख के कुछ खाने को मंगवाता हूँ। उसके माथे पे बोसा दे दे, जेब से फोन निकालते बाहर निकल गया। रात का 1 बज रहा था और खाने पीने के सारे रेस्टोरेंट बंद हो चुके थे, मगर राइद ने फिर भी काफी जद्दोजहद करने के बाद एक अच्छी जगह ढूंढ के वहां से कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए मंगवा लिया था। खाना आने में थोड़ा सा टाइम लगना था, इसलिए उसने इतनी देर में मेडिसिन बॉक्स ढूंढ लिया। अपनी मतलूबा दवाई निकालते एक ट्रे में पानी का गिलास और दवाई रखते लिविंग रूम में बैठा खाना आने का इंतजार करने लगा। तकरीबन 15 मिनट बाद दरवाजे पर बेल हुई तो वो जल्दी से बाहर गया। डिलीवरी बॉय से शॉपर लेते अंदर आके एक बाउल में आयला के लिए सूप निकाला और साथ अपनी सैंडविच रखते कमरे की जानिब बढ़ गया। कमरे में दाखिल हुआ तो आयला बैग से टेक लगाए सो चुकी थी। राइड उसे उठाना तो नहीं चाहता था, मगर उसे कुछ खिला के दवाई देना भी जरूरी था, इसलिए साइड कॉर्नर पर ट्रे रखते उसके पास बैठा। आयला उठो, खाना खाओ, फिर तुम्हें मेडिसिन देनी है। बहुत प्यार से उसके स्कार्फ की पिंस खोलते कहा। मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं है, आप बस मुझे दवाई दे दें, वो नकाहत भरे लहजे में कहती उसके कंधे से सर टिका गई। अच्छा बुर्का तो उतारो। राइड ने उसकी बुर्का उतारने में मदद की और फिर उसके बहुत इनकार करने के बावजूद उसे जबरदस्ती आधा सूप का बाउल पिलाया
پھر دوائی دیتے، اچھے سے اسے لٹا کے اس پر کمبل ٹھیک سے ڈالتے، اپنا سینڈوچ کھانے کے بعد خود بھی لائٹ بند کرتے، اس کے ساتھ آ کے لیٹ گیا۔ اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے بخار کی شدت چیک کی تو ماتھا ابھی بھی تپ رہا تھا۔ وہ نرمی سے اسے اپنے سینے سے لگاتا آنکھیں موند گیا۔ جب سے جزلان اپنے گھر والوں کے ساتھ ایمل کے گھر سے ہو کے گیا تھا، وہ تب سے نوٹ کر رہی تھی کہ دیار صاحب کافی پریشان رہنے لگے ہیں۔ اب بھی وہ ناشتے کے درمیان کسی سوچ میں ڈوبے بس بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ ناشتہ ان کے سامنے جوں کا توں رکھا تھا۔ بابا، جب اس سے مزید رہا نہ گیا تو وہ انہیں پکار بیٹھی۔ بیٹا کیا ہوا، بولو۔ وہ چونک کے اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ میں دیکھ رہی ہوں آپ آج کل کافی پریشان رہنے لگے ہیں، اور اس پریشانی کی وجہ میں اچھے سے جانتی بھی ہوں بابا۔ بیٹا میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ تراب بھائی کو میں بہت اچھے سے جانتا ہوں، اپنی انا کی خاطر وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اور پھر جزلان کو تو تم جانتی ہی ہو۔ انہوں نے گہری سانس خارج کرتے بات ادھوری چھوڑی۔ بابا آپ، بیٹا میری ایک بات مانو گی؟ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے دیار صاحب امید سے بولے۔ جی بابا، آپ کی ہر بات میری سر آنکھوں پر، آپ بولے بس۔ وہ آگے کو ہوتی پیار سے بولی۔ بیٹا میرے آفس کا ایک دوست ہے، کچھ ٹائم پہلے اس نے اپنے بیٹے کے لیے تمہارا رشتہ مانگا تھا۔ میں نے جب تو اسے منع کر دیا، مگر وہ پھر بھی باضد ہی تھا، تو میں سوچ رہا ہوں ان کو ہاں کر دوں اور اسی جمعہ کو تمہارا نکاح بھی کر دوں۔ وہ بہت پریشانی اور فکر مندی سے بول رہے تھے، جبکہ ان کی پریشانی کو سمجھتے آئلہ بھی سوچ میں، ایمل بھی سوچ میں پڑ گئی تھی۔ صرف 2 باپ بیٹا ہی ہیں۔ لڑکے کی ماں کچھ سالوں پہلے ہی بیماری کے باعث انتقال کر گئی تھیں۔ انہیں ایک نیک اور سلجھی ہوئی لڑکی چاہیے اپنے گھر کے لیے، اور تو اور انہیں تمہارے پڑھنے یا جاب کرنے پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اسے خاموش دیکھتے دیار صاحب نے تفصیل سے بتایا۔ بابا میں آپ کی پریشانی سمجھ رہی ہوں، میں بھی نہیں چاہتی کہ جزلان خان کچھ بھی الٹا سیدھا کرے جس سے میری اور آپ کی بدنامی ہو، اس لیے مجھے آپ کا فیصلہ ٹھیک لگ رہا ہے۔ آپ اپنے دوست اور ان کے بیٹے سے بات کر لیں، مجھے نکاح کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر رخصتی میری پڑھائی کے بعد ہوگی۔ ایمل نے تحمل سے اپنے دل کی بات کہی تو دیار صاحب کے بے چین دل کو جیسے سکون سا مل گیا تھا۔ آپ جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا، آپ نہیں جانتی آپ نے میری کتنی بڑی پریشانی دور کر دی ہے۔ میں پرسوں ہی اسی ہی وجہ سے پریشان تھا کہ نہ جانے میری بیٹی کا کیا ہوگا۔ جزلان خان کی دھمکی مجھے سکون سے سونے نہیں دیتی تھی، مگر اب میں اور وقت ضائع نہیں کروں گا۔ میں آج ہی اپنے دوست سے بات کرتا ہوں۔ دیار صاحب تھوڑے پرسکون ہوتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ناشتہ تو کر لیں۔ انہیں اپنا بیگ اٹھاتے دیکھ وہ تیزی سے بولی۔ بس بیٹا اب تو میں جلد سے جلد آفس پہنچنا چاہتا ہوں، تم اپنا خیال رکھنا، شام میں ملاقات ہوگی۔ وہ شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے باہر نکل گئے تو وہ بھی واپس بیٹھتی اپنا ناشتہ ختم کرنے لگی۔ اس کی زندگی کس موڑ پہ چل رہی تھی اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آگے اس کی زندگی میں کیا ہونے والا تھا اسے کچھ اندازہ نہیں تھا۔ اس کے نکاح کرنے کے بعد کیا سب ٹھیک ہو جائے گا اسے بالکل نہیں پتا تھا، مگر یہ تو طے تھا کہ وہ جزلان خان کو چھوڑے گی نہیں۔ رات کا کھانا لگ چکا تھا، سب ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ ہمیشہ کی طرح ایک خاموشی چھائی ہوئی تھی، جب اس خاموشی کو جزلان نے توڑا۔ کیسے ہیں بابا؟ جزلان کافی خوشگوار موڈ میں اپنی کرسی کھسکا کے تراب خان کے برابر میں بیٹھا۔ کیا بات ہے برخوردار، آج کافی خوش لگ رہے ہو؟ تراب خان مسکراتے ہوئے بولے۔ بس بات ہی کچھ ایسی ہے ماما، آپ بس اپنی بہو کو گھر لانے کی تیاری شروع کر دیں۔ جزلان پہلے تراب خان سے کہتا، بعد میں اتنی ہی خوشی سے نور بیگم سے مخاطب ہوا تو انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔
मगर बेटा, उन्होंने तो रिश्ते से इनकार कर दिया है ना? नूर बेगम ने इस्तराबी कैफियत में पूछा। जजलान खान किसी का इनकार नहीं सुनता, और जो मुझे इनकार करने की जुर्रत करता है वो अपने अंजाम के जिम्मेदार खुद होता है। वो प्लेट में चावल डालते जुनूनी अंदाज में बोला। तो बैक वक्त नवाल और नूर बेगम ने एक दूसरे को देखा। वो लोग जजलान से किसी भी बुरी हरकत की उम्मीद लगा सकते थे। क्या करने वाले हो तुम? तुराब खान ने दिलचस्पी से पूछा। बहुत जल्द पता चल जाएगा बाबा। चेहरे पे पुर इसरार मुस्कुराहट सजाए चावलों से भरा चम्मच मुंह में डाल गया। जजलान, तुम्हें नहीं लगता हमें कुछ वक्त के लिए शादी की बात को भूल जाना चाहिए? तुराब खान अपनी प्लेट पर झुके बोले। क्यों, बेटे की मोहब्बत पे भाई की मोहब्बत गालिब आ रही है? जजलान ने खुफी से तंजिया लहजे में कहा तो वो उसे देख के रह गए। ऐसी बात नहीं है जजलान, मैं बस इसलिए कह रहा था कि राइट गया हुआ है बाहर, वो आ जाए फिर धूमधाम से शादी करें। तुराब खान जैसे रोब और दबदबे वाला शख्स सिर्फ अपने बेटों को ही वजाहत देते थे। राइड 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 बाबा, वो ना आपको कुछ समझता है और ना ही मुझे, तो फिर हम क्यों उसकी फिक्र करें? क्यों मैं अपनी खुशियों के लिए उसका इंतजार करूं? खुशी नहीं, जिद। उन्होंने उसकी बात की तस्दीक की। जब जिद पूरी होगी तो खुशी ही मिलेगी ना बाबा, वो सुकून से कहता, अपनी प्लेट साफ करते जग से ग्लास में पानी उड़ेलने लगा। ठीक है, जो मर्जी आए करो। तुराब खान लापरवाही से कंधे उचका गए। बेटा, मैं तो कहती हूँ इस बच्ची का पीछा छोड़ दो, जाने दो उसे, और बहुत लड़कियां हैं जो तुमसे शादी करना चाहती हैं। हम उनमें से किसी से तुम्हारी शादी करवा देंगे। उसके खतरनाक इरादों का सोचते नूर बेगम ने उसे प्यार से समझाते उसके इरादों से बाज रखना चाहा। फिक्र नहीं करें, दूसरी शादी आपकी मर्जी से कर लूंगा। वो आज वाकई काफी खुशगवार मूड में था, तभी मुस्कुरा मुस्कुरा कर बात कर रहा था। नूर बेगम, मेरे बेटे को बताने की जरूरत नहीं है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आप बस अपनी बेटी पर ध्यान दें, जल्द से जल्द कोई अच्छा रिश्ता ढूंढें और रुखसत करें इसे, ताकि सर से एक बोझ कम हो। तुराब खान सख्त लहजे में कहते, एक तेज नजर खामोशी से अपना खाना खाती नवाल को देख के बोले, जिसका उनकी बात सुनते निवाला हलक में ही अटक गया था। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये हमारी बेटी है, कोई बोझ नहीं। नवाल की आंखों से खामोश आंसू गिरते देख नूर बेगम से रहा ना गया तो कह उठी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये क्या है और क्या नहीं। मैंने जो कह दिया है बस इस पर अमल करो। और जजलान, तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। दो टोक अंदाज में अपनी बात कहते जजलान को अपने साथ लिए वहां से उठ के चले गए। उनके जाते ही नवाल भी आंसू पोंछती तेजी से अपने कमरे में भाग गई। अपनी बेटी को रोते हुए जाते देख नूर बेगम अफसरदगी से उसकी पुश्त देखती रह गई। यही वजह थी कि वो अब ज्यादा कुछ बोली नहीं थी। अगर वो कुछ भी कहती तो घूम फिर के बात उनकी बेटी पे आके खत्म होती। इन्हें एमल बहुत अच्छी लगी थी और वो नहीं चाहती थी कि उनका बेटा उसकी जिंदगी बर्बाद करे। बस इसीलिए उसे समझाने की खातिर बोल दिया कि शायद उसे उनकी बात समझ आ जाए, मगर भूल गई थी कि एक बार फिर उनके कुछ बोलने पर आखिर में उनकी बेटी को कोसने मिलेंगे। वो जितना अपने शौहर की सोच पर अफसोस कर रही थी, उनकी आंखें भी उतनी ही बार भीगती जा रही थी। इन्हें अपनी बेटी का दर्द अपने सीने में उठता महसूस हो रहा था। वो हर पल अपने अल्लाह से सिर्फ एक ही दुआ करती थी कि अल्लाह उनकी बेटी को बहुत प्यार और इज्जत करने वाला शौहर दे। बाप के घर में ना सही मगर ससुराल में अपने शौहर से उसे प्यार और इज्जत तो मिले, जिसके लिए वो हमेशा ही दुआ गो रहने थी। 2 दिन के शदीद बुखार के बाद आज आयला की तबीयत काफी बेहतर थी, वरना 2 दिन से तो उसे अपना बिल्कुल होश ना था।
राइड ही उसका सब काम कर रहा था, हर वक्त उसके साथ रहता था, उसकी हर चीज का ख्याल रखता था। उसने बहुत अच्छे से आयला की बीमारी में उसकी देखभाल की थी। दोपहर का ना जाने कौन सा पहर था जब आयला की आंख खुली। उसने साइड कॉर्नर पर रखा अपना फोन उठा के टाइम देखा तो 3 बज रहे थे। वो ऐसा से उठकर बैठी तो बुखार के बाइस होने वाली कमजोरी की वजह से जिस्म में दर्द महसूस हुआ, मगर वो हिम्मत करके उठती। सिर की डार्क ब्राउन बालों को ढीले से जोड़े में कैद करती, दुपट्टा कंधे पे डालती कमरे से बाहर निकली। बाहर आई तो किचन में आशिक को खड़ा देख हैरान हुई। वो स्याह हाफ बाजुओं वाली टी शर्ट के साथ स्याही ट्राउजर पहने उस पर एप्रन बांधे बहुत हैंडसम लग रहा था। बाहर आई तो राइड को किचन में खड़ा देख हैरान हुई। वो स्याह हाफ बाजुओं वाली टी शर्ट के साथ स्याही ट्राउजर पहने इस पे एप्रन बांधे बहुत हैंडसम लग रहा था। हाफ आस्तीनों से उसके कसरती बाजू वाजे होते उसे और वजीह बना रहे थे। उसने एक नजर किचन की हालत पर डाली जो पूरा उल्टा हो रहा था। जगह जगह बर्तन तो कहीं मिर्च मसाले पड़े हुए थे। किचन के सिंक के पास चिकन रखी हुई थी, जबकि राइड काउंटर पर झुके फोन की स्क्रीन को काफी गौर से देख रहा था, जबकि उसके आगे आधी कटी हुई प्याज रखी थी। वो समझ गई थी कि राइड क्या कर रहा है, इसलिए धीरे से मुस्कुराती उसके पास आई। क्या कर रहे हैं आप? उसने उसके सामने आते पूछा तो राइड ने गर्दन उठा के उसे देखा। उसकी आंखें और नाक लाल हो रहे थे, जबकि आंखों से आंसू भी आ रहे थे। प्याज काटने का कोई दूसरा तरीका देख रहा था। ऐसे काटने से तो बहुत मिर्चें लगती हैं। वो बंद होती आंखों को बमुश्किल खोले बोला, आपसे किसने कहा था ये सब करने के लिए? वो आगे बढ़ती अपने दुपट्टे से उसकी आंखें साफ करने लगी। तुमने ही कल रात को कहा था कि तुम्हें घर की बनी बिरयानी खाने का दिल हो रहा है, इसलिए मैं यूट्यूब से सबसे अच्छी बिरयानी की रेसिपी ढूंढते वहीं बनाने की कोशिश कर रहा था। वो फोन रखते सिंक के पास जाके आंखों में पानी डालने लगा। राइड खान बारोक पर्सनैलिटी का मालिक, बिजनेस की दुनिया का रोशन सितारा, जिसने कभी खुद से उठकर पानी नहीं पिया था, आज अपनी बीवी के लिए बिरयानी बना रहा था। अगर आज तुराब खान उसे किचन में खड़े खाना बनाते देख लेते तो तकरीबन सदमे से दिल थाम लेते, क्योंकि आज तक जागीरदारों में से कोई भी मर्द किचन में नहीं गया था। मर्दों का किचन में काम करना उनकी शान के खिलाफ समझा जाता था, मगर राइड इन सारी वकियानसी बातों से दूर ही रहता था। वो तो हमने ऐसे ही कह दिया था। आयला किचन समेटते धीरे से बोली, तुम जाओ अंदर जाके आराम करो, मैं बना लूंगा। उसे प्याज काटने की तैयारी करते देख राइड टिश्यू से आंखें साफ करते बोला, जी नहीं, आप जाके बैठें, हम बना लेंगे। मुस्कुराते हुए प्याज काटने लगी। अभी तो तुम बेहतर हुई हो, मैं नहीं चाहता तुम फिर से बीमार हो। छोड़ दो ये, हम बाहर से कुछ खाने के लिए मंगवा लेंगे। राइड उसके हाथ से प्याज और छुरी लेते बोला, हम अब बिल्कुल ठीक हैं, आप जाएं, हम बना लेंगे बिरयानी। आयला ने उसके हाथ से छुरी लेना चाही, मगर वो हाथ ऊंचा कर गया। जाओ जाके तैयार हो जाओ, हम कहीं बाहर चलते हैं। अच्छा है, तुम्हारा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, और फिर हम जिस काम के लिए यहाँ आए हैं वो भी तो करना है ना। राइड मुस्कुरा के कहता। आखिर में मैंने तेजी से बोलता आयला को सर झुकाने पे मजबूर कर गया। हम 5 मिनट में तैयार होके आते हैं, वो जल्दी से कहती कमरे में भाग गई तो राइड भी एप्रन खोल दे सामान को वापस इनकी जगह पर रखने लगा। हम कहाँ जा रहे हैं? गाड़ी में बैठते हुए आयला ने पूछा। स्याह बुर्के के साथ हम रंग स्कार्फ के साथ निकाब किए हुए, जिसमें से सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थीं। उसकी सुरमई आंखें हल्की धूप में चमक रही थीं। हम शॉपिंग पे जा रहे हैं, राइड ड्राइविंग सीट पे बैठते बोला। उसने अब बाहर जाने के लिहाज से चॉकलेटी रंग की शलवार कमीज पहन ली थी। मगर हमें शॉपिंग पे नहीं जाना। आयला की बात सुनते राइड स्टीयरिंग छोड़े उसकी जाने मुड़ा। फिर कहाँ जाना है? उसने प्यार से पूछा।
ہمیں یہاں کی نیلی مسجد دیکھنے جانا ہے۔ وہ بچوں کی طرح اپنی خواہش کا اظہار کرنے لگی۔ جانا، مسجد بھی کوئی دیکھنے کی چیز ہے؟ وہ اس کی بات کو ہنسی میں لے گیا، جس پر آئلہ کا خوشی سے چمکتا چہرہ مدھم پڑا۔ مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے، اور اللہ کا گھر کون نہیں دیکھنا چاہتا؟ مسجدوں سے زیادہ خوبصورت چیز شاید استنبول میں کچھ نہیں ہے۔ وہ بہت ہی دھیمی آواز میں شائستگی سے بولی تو رائد بغیر کچھ بولے اسبات میں سر ہلاتا گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ نیلی مسجد استنبول کی مشہور و معروف مسجد جتنی تصویروں میں خوبصورت تھی، اس سے کہیں زیادہ وہ حقیقت میں پیاری تھی۔ گاڑی پارک کر کے وہ لوگ مسجد کے سامنے کھڑے تھے۔ آئلہ کافی پرجوش تھی مسجد کو اندر سے دیکھنے کے لیے۔ چلیں، اس نے رائد کو دیکھتے قدم آگے بڑھائے، مگر اسے جلد ہی احساس ہوا کہ وہ اکیلے ہی آگے بڑھ رہی ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو رائد ابھی تک وہیں کھڑا گنبد کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ آ کیوں نہیں رہے؟ اسے ایک جگہ ہی کھڑے دیکھتے وہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ تم ہو کے آ جاؤ، میں یہیں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ سپاٹ انداز میں کہتے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ مگر کیوں؟ وہ فکر مندی سے اس کے پاس آئی۔ میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس پاک گھر میں قدم رکھ سکوں۔ اس کے لہجے میں ایک شرمندگی تھی جو آئلہ اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ اگر آپ قابل نہ ہوتے تو یہاں تک بھی نہیں آ پاتے۔ چلیں، آ جائیں اب۔ وہ پیار سے اس کا ہاتھ تھامے اندر قدم بڑھا گئی تو رائد بھی اس کے ساتھ ہی قدم اٹھانے لگا۔ مسجد کے احاطے میں گیٹ تھا اور اس کے باہر بینچ لگی ہوئی تھی۔ وہ رائد کا ہاتھ پکڑے اس کے ساتھ ایک بینچ پہ بیٹھی۔ سورج ڈھلنے لگا تھا، جس کے باعث ہوائیں سرد ہو رہی تھیں۔ فضا میں اڑتے پرندے اپنے اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ وہاں کا ماحول اتنا پرسکون تھا کہ آئلہ کا دل چاہا وہ ہمیشہ کے لیے یہیں بس جائے۔ جبکہ دوسری طرف رائد کے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ اسے بے ساختہ وہ وقت یاد آیا جب وہ چھوٹا تھا اور اپنی ماں کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا۔ گاؤں میں اپنے چاچا کے ساتھ مسجد جاتا تھا۔ اس وقت اسے اپنی ماں کی یاد شدت سے آئی تھی، جس پر اس کی آنکھیں نم ہوئیں، جنہیں وہ بڑی مہارت سے چھپا گیا۔ آئلہ اس کے کندھے سے سر ٹکائے وہاں کی سکون بھری ہوا میں گہرے گہرے سانس لے رہی تھی جب رائد کا فون بجا۔ فون کی اسکرین پر انکل کالنگ لکھے دیکھ اس نے کال ریسیو کی۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے نام پتہ بتا دیں، میں معلوم کروا لوں گا۔ دوسری طرف سے کچھ بولا گیا تھا، جس پر رائد نے نرمی سے جواب دیا، اوکے۔ دوسری طرف سے پھر کچھ کہنے پر وہ اوکے کہتا فون بند کر گیا۔ کس کا فون تھا؟ آئلہ نے ایسے سرسری سا پوچھا۔ بہت جلد بتاؤں گا، رائد 2 لفظی جواب دیتے فون اپنی قمیض کی جیب میں ڈال گیا تو وہ کبھی کندھے اچکا کر رہ گئی۔ چلیں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ کچھ وقت خاموشی کی نظر ہو گئے جب اس سے خاموشی کو رائد نے توڑا۔ اسے یہاں بیٹھنا اچھا لگ رہا تھا، مگر اپنے دل کی بدلتی کیفیت سے پریشان ہوتے وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑے۔ آئلہ بھی ایک آخری نظر چاروں طرف ڈالتی اس کے ساتھ ہی اٹھ کے باہر کی جانب نکل گئی۔ مسجد سے ہونے کے بعد وہ لوگ لانگ ڈرائیو پر نکل گئے تھے۔ راستے میں انہوں نے جوس اور سینڈوچ لے لیا تھا۔ کھلی سڑک پہ ان کی گاڑی ہواؤں سے باتیں کر رہی تھی۔ رائد ایک ہاتھ سے ڈرائیونگ کرتا جبکہ دوسرے ہاتھ سے آئلہ کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ آسمان نے کالی چادر اوڑھ رکھی تھی، جس پر چمکتے ہوئے ستارے آسمان کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا رہے تھے۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ سمندر کے کنارے گاڑی رکتے دیکھ آئلہ کھڑکی سے باہر کھڑی کافی ساری بوٹس اور شپس دیکھتے الجھی، آج کی رات کو حسین بنانے۔ رائد اس کا ہاتھ چومتے مسکرا کے کہتا۔ گاڑی سے اترا تو آئلہ بھی اس کے ساتھ ہی باہر نکلی۔ نیلا سمندر رات کی چاندی میں آسمان کا ہی حصہ لگ رہا تھا۔ آ جاؤ جانا، رائد نے سمندر کو دیکھتی آئلہ کو پکارا تو وہ مسکراتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ سرپرائز ہے، رائد محبت سے چور لہجے میں کہتا۔ اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھ گیا۔ آؤ۔ رائد ایک بوٹ میں قدم داخل ہوتے اس کا ہاتھ تھامے اسے
چڑھنے میں مدد کرنے لگا۔ وہ وائٹ بہت ہی پیاری سی بوٹ تھی، نہ بہت بڑی تھی نہ بہت ہی چھوٹی۔ نیچے کے کمرے میں ایک ٹیبل رکھی ہوئی تھی جس پہ شیشے کی دیوار سے کھانا رکھا صاف نظر آ رہا تھا، اور اوپر بھی ایک کمرہ تھا جس کے آگے تھوڑی کھلی جگہ تھی۔ رائد نے خاص اپنے اور آئلہ کے لیے بوٹ بک کی تھی جس پر صرف وہ دونوں تھے۔ بوٹ پر چڑھتے ہی بوٹ آہستہ آہستہ چلنے لگی تو آئلہ ڈرتے ہوئے ایک قدم رائد کی قمیض تھام گئی۔ کیا ہم آج رات یہاں گزاریں گے؟ آئلہ پہلی بار بوٹ میں بیٹھی تھی، اسے تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا مگر مزہ بھی آ رہا تھا۔ بالکل رائد مسکرا کے کہتا اس کا نقاب ہٹانے لگا تو آئلہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہاں صرف ایک بوٹ ڈرائیور ہے جس کا کام صبح تک بوٹ چلانا ہے، جو صرف اپنے احاطے میں رہے گا۔ اس کے علاوہ یہاں میں اور تم ہیں، اس لیے تم نقاب ہٹا سکتی ہو، اور ویسے بھی اب ہم کنارے سے دور بھی آ گئے ہیں، رائد رسان سے اسے کہنے لگا تو آئلہ نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا، جس پر رائد نے دھیرے سے اس کے نقاب سے پن نکالی۔ اس کے نورانی چہرے سے نقاب ہٹتے ہی رائد کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اس کا دل اسے باہوں میں بھرنے کے لیے بے چین ہونے لگا۔ بھوک لگی ہوگی تمہیں، چلو کھانا کھاتے ہیں۔ اپنے منہ و جذبات کو لگام ڈالتے، اس کی بھوک کا خیال کرتے، پیار سے کہتے، اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ پہلے میں نماز پڑھ لوں، عصر اور مغرب تو ویسے ہی قضا ہو گئی ہیں، اب میں عشاء قضا نہیں کرنا چاہتی، وہ دھیمے لہجے میں بولی تو رائد نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ آؤ تمہیں واش روم دکھا دوں۔ رائد اسے اپنے ساتھ لیے آگے بڑھا۔ بورڈ کے پیچھے کی سائڈ پر ایک چھوٹا سا واش روم بنا ہوا تھا۔ آئلہ نے حجاب کھولتے سکون سے وضو کیا اور پھر واپس کاک چہرے کے گرد لپیٹتی باہر نکلی۔ یہاں تو جائے نماز یا چادر بھی نہیں ہوگی، وہ پریشانی سے بولی۔ وہاں چادر موجود ہے، رائد ڈائننگ روم کی جانب اشارہ کر کے بولا تو وہ اطمینان سے وہاں چلی گئی۔ جب تک وہ واپس نہ آئی تب تک رائد سگریٹ سلگانے میں مصروف ہو گیا۔ شام سے ہی اس کا دل عجیب ہو رہا تھا، مگر وہ بار بار اپنے دل کی حالت کو جھٹکتا رہا تھا۔ ماضی کی تلخ یادیں بار بار ذہن میں آ رہی تھیں، روتی ہوئی ماں کا چہرہ بار بار آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ بہت کوشش کرتا تھا ماضی سے نکلنے کی، مگر اس کا ماضی اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ وہ گرل پہ ہاتھ رکھے گہرے گہرے کش لگا رہا تھا۔ یہ اس کی تیسری سگریٹ تھی جب اسے پیچھے سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے گردن موڑ کے دیکھا تو آئلہ اس کے پیچھے ہی کھڑی تھی۔ اگر سگریٹ سے پیٹ بھر گیا ہو تو کھانا کھانے ہمیں بہت بھوک لگی ہے، وہ تھوڑا خفگی سے بولی تو رائد سگریٹ پیروں تلے رونتا مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامے اندر بڑھ گیا۔ ٹیبل پہ کئی طرح کے کھانے سجے ہوئے تھے جنہیں دیکھ کے آئلہ کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ آئلہ کو کرسی پہ بٹھا کے وہ خود اس کے برابر والی کرسی پہ بیٹھتا، خود ہی اس کی پلیٹ میں پلاؤ نکالنے لگا۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی اس نے اپنی پلیٹ میں کھانا نکالنے کے بعد سب سے پہلا نوالا آئلہ کو کھلایا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے ساتھ دونوں نے کھانا ختم کیا تو رائد آئلہ کو اوپر کمرہ دکھانے لے گیا۔ چھوٹے سے ٹیرس کے سامنے بنے کمرے کا جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، آئلہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ پورے کمرے کو سرخ غباروں سے سجایا گیا تھا، فرش پر چھت پہ ہر طرف غبارے ہی غبارے تھے۔ گول بیڈ کے بیچ میں گلاب کی پتیوں سے دل بنا ہوا تھا جس پہ بہت ہی خوبصورت سی ہیرے کی انگوٹھی رکھی ہوئی تھی، جس کے برابر میں دل شیپ کا ریڈ ویلویٹ کا کیک بھی رکھا ہوا تھا۔ آئلہ کو تو یہ سب خواب جیسا لگ رہا تھا، اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی اس کے لیے ایسا بھی کر سکتا ہے۔ یہ سب کتنا پیارا ہے۔ آئلہ مسمرائز ہوتی اس خوابیدہ ماحول میں گھومتی کمرے کو گھوم گھوم کے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پہ خوشی تھی جسے دیکھتے رائد اندر تک سرشار ہو گیا تھا۔ ہمیں تو یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے،
वो बेहद खुशी से बोली तो राइड मुस्कुरा दिया। आयला बेड की जानिब बढ़ रही थी जब उसे कॉर्नर के साथ एक छोटी सी टेबल पर विस्की की बोतल दिखाई दी, जिसे देखते ही आयला के आगे बढ़ते कदम रुक गए। चेहरे की मुस्कुराहट सिमट गई। मुझे पता था तुम्हें यह सब कुछ बहुत पसंद आएगा। यकीन करो, तुम्हारे चेहरे पे यह खुशी देख के मुझे इतना सुकून मिला है कि मैं बता नहीं सकता। राइट उसे पीछे से बाहों में भरते उसके कंधे पे लब रख गया। आयला ने धीरे से अपने पेट पे बंधे उसके हाथ खोले और उसके हिसार से निकलती बगैर उसकी जानिब देखे कमरे से निकल गई। उसके अचानक कमरे से निकल जाने पे राइट फिक्रमंदी से उसके पीछे बाहर आया तो वो ग्रिल पे हाथ रखे चेहरा झुकाए खड़ी थी। जाना, क्या हुआ? तुम ऐसे बाहर क्यों चली आई? राइट ने उसका रुख अपनी जानिब मोड़ा तो उसकी आंखों से आंसू निकलते उसके गालों पे बह रहे थे। क्या हुआ आयला, तुम रो क्यों रही हो? वो एकदम ही परेशान हो गया। वो तो हमेशा आयला को हंसते मुस्कुराते देखना चाहता था, मगर ना जाने वो क्यों रो रही थी, राइट की समझ से बाहर था। आप शराब पीना छोड़ क्यों नहीं देते? वो आंसू बहाती भारी आवाज में बोली तो राइट बात समझते गहरी सांस भर गया। जाना, मैंने तुम्हें कहा था ना, जो चीज मुझे पसंद होती है मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। राइट उसे बहुत नरमी से कह रहा था, जिसपे आयला ने अपनी नम सुरमई नजरों से उसे खुफगी से देखा। उसकी पुरकशिश आंखों में राइट का दिल पूरी तरह से डूब चुका था। उसने बहुत ही प्यार से उसकी नम आंखें साफ की। क्या आप मेरे लिए भी नहीं छोड़ सकते? आयला उसका हाथ थामे उम्मीद से बोली तो जिंदगी में पहली बार राइट फिज़्ज़ का शिकार हुआ था। आयला, मेरे पास गम भुलाने का यही तो एक वाहिद जरिया है, तुम उसे भी छोड़ने का बोल रही हो। राइट समंदर में उठती हल्की हल्की लहरों को देखते अफसरदगी से बोला, हम हैं ना राइट, हम आपके हर जख्म पे मरहम रखेंगे, आपका गम बांटेंगे, मगर प्लीज हमारे लिए शराब छोड़ दे। वो उसके करीब आती उसका चेहरा हाथों में थाम के अपनी जानिब मोड़ दी, इल्तिजाया अंदाज में बोली, जाना, आप हमसे सच्ची मोहब्बत नहीं करते ना? वो उसकी बात पूरी होने से पहले ही उदासी से बोली तो राइट ने तड़प के उसे कमर से थामते अपने सीने से लगाया। राइट खान खुद से ज्यादा तुम्हें चाहता है, तुम्हारे बगैर मेरा कोई वजूद नहीं है। मेरे माजी ने मुझे एक पत्थर दिल इंसान बना दिया है आयला, मगर मेरा दिल तुम्हारे मामले में बहुत नरम है। मुझे लगता था कि मेरे अंदर से सारे एहसासात जज्बात सब खत्म हो गए हैं, मगर तुमने मेरी जिंदगी में आके मुझे फिर से जिंदगी जीना सिखाया है। मुझे बताया है कि मैं भी प्यार कर सकता हूँ, मेरे एहसासात और जज्बात अभी भी जिंदा हैं। आयला, कभी मेरी मोहब्बत पे शक नहीं करना, चाहे तो मेरी जान ले लेना, मगर कभी ये नहीं सोचना कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। राइट खान आखिरी सांस तक तुमसे मोहब्बत करेगा। राइट ने बहुत ही मोहब्बत से जज्ब के आलम में अपना दिल खोल के उसके सामने रख दिया था, जिसपे आयला ने मुस्कुराते हुए अपना हिसार उसके गिर्द बांध दिया। तो फिर शराब छोड़ दे, वो हराम है। उसकी एक एक बूंद भी अगर कपड़ों पे गिर जाए तो कपड़ा नापाक हो जाता है और आप तो उसे अपने अंदर उतारते हैं। वो बहुत नरमी से उसे समझा रही थी। राइट, हम आपका साथ इस दुनिया से लेकर जन्नत तक चाहते हैं। हम चाहते हैं हम दोनों जन्नत तक के साथी बने, और ये तभी होगा जब आप इन हराम चीज़ों को छोड़ के अल्लाह का रास्ता अपनाएंगे। तो बताएं, क्या आप जन्नत तक हमारा साथ चाहते हैं? वो उसके सीने से लगी प्यार से इस्तफसार करने लगी तो राइट ने उसे शिद्दत से खुद में भेजा। राइट खान तुमसे वादा करता है आज के बाद कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाएगा। वो शिद्दत से कहता उसके सर पे लब रख गया तो आयला का दिल एकदम ही बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया। उसे राइट के किए हुए वादे पे यकीन था। वो जानती थी दुनिया इधर की उधर हो सकती है, मगर
राइड खान आयला से किया गया वादा नहीं तोड़ सकता। वो उसकी मोहब्बत पे पूरी तरह से ईमान ले आई थी। आपसे एक बात पूछूं? वो सर उठाए थोड़ी उसके सीने पे रखे मासूमियत से बोली। उसे ये एकदम सही वक्त लगा था अपनी बात पूछने का, वो बात जो कब से उसके दिल में चल रही थी, आखिर आज वो पूछने ही वाली थी। राइड ने बारी बारी उसकी दोनों आंखों पे लब रखे। आपके माजी में ऐसा क्या हुआ था जिसने आपको इतना सख्त बना दिया है? ऐसा क्या हुआ है जो आप अपने घर वालों से ठीक से बात नहीं करते, इन्हें पसंद नहीं करते, इन्हें प्यार नहीं करते? आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने आपको सारे रिश्तों से दूर कर दिया है? वो बहुत उलझन से उसे देख के पूछ रही थी, जिस पे राइड उसे छोड़ते ग्रिल पे हाथ रखे स्याह आसमां को देखने लगा। सुनना चाहती हो कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से मैं अपने घर वालों से नफरत करता हूँ? वो उसकी तरफ चेहरा किए अजियत भरे लहजे में बोला तो आयला अस्बात में सर हिला गई, जिस पर राइड जख्मी सा मुस्कुराते फिर से आसमां की जानिब देखने लगा।